हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माँ जी, जाने दीजिए ना, जो हुआ जो हो गया उसे सोचकर अपने आप को दुखी क्यों करना है। और बदलाव करना तो जिंदगी का असूल होता है। हम एक साथ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं लंगड़ी हूँ, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि लंगड़ी होने के बावजूद भी मैं सफल तो हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से एक औरत लंगड़ी होने के बावजूद भी इतने सफल हौसले रखती है। आइए हम आपको इस कहानी को पूरी तरह समझाने के लिए कुछ समय पीछे लेकर चलते हैं। सोनल, बाहर आ जाओ और बाकी सब भी आ जाओ। सबका नाश्ता रेडी हो चुका है। सोनल एक बिना माँ बाप के पली बड़ी लड़की है, जिसके सर पर बाकी लड़कियों की तरह ही ऑर्फनेज की हेड सुधा का प्यार और अपनापन होता है। सोनल एक बहुत ही समझदार और खूबसूरत लड़की है, जिसे तरह तरह के कपड़े बनाने का बेहद ही ज्यादा शौक था और इसीलिए वो तरह तरह के कपड़े सिलती है। और एक दिन सोनल मार्केट में जाती है और बोलती है, अरे वाह, ये वाला कपड़ा तो बड़ा बेहतरीन लग रहा है, क्यों ना मैं इसे खरीद लूं, अपने लिए ड्रेस सिल लूंगी। इतना बोलकर सोनल उस कपड़े को खरीद लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो विनय नाम के एक शख्स से टकरा जाती है। विनय की नजर उस पर पड़ती है और उसकी नजरें सोनल पर टिक जाती है, जिसके बाद में विनय बोलता है, ओह, माफ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं था, वरना मैं आपसे ना टकराता। सोनल उसे देखने लगती है और बोलती है, अरे कोई बात नहीं, मैं भी जल्दी में जा रही थी, इसलिए पता नहीं चला। विनय और सोनल अपने अपने घर जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद रात में जब विनय अपने बिस्तर पर लेटा होता है तो उसे सोनल का ही चेहरा दिखता है और वो बोलता है, कितनी खूबसूरत थी वो, ऐसा लग रहा था जैसे खुदा ने उसे कितनी फुर्सत से बनाया होगा। उसकी आवाज कितनी मीठी थी और तो और उसकी नर्म बोली, हाय काश कि वो मुझे एक बार और मिल जाए। इस तरह विनय उसके ख्यालों में खो जाता है और उसे नींद आ जाती है। और फिर कुछ ही देर बाद सुबह होती है। विनय नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में एक बार फिर से उसे सोनल एक रिक्शे में दिखती है, लेकिन इस बार सुधा भी उसके साथ होती है। विनय उसे देख ही रहा होता है कि तभी अचानक रिक्शे में ही बैठा एक शख्स सोनल से बदतमीजी करने लगता है, जिसे देखकर विनय को गुस्सा आ जाता है और वो उस रिक्शे में सवार आदमी को बुरी तरह मारता है, जिसके बाद वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। और ये देखकर सुधा बोलती है, थैंक यू सो मच बेटा, आज तुमने मेरी सोनल की बेइज्जती होने से बचा ली। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी आंटी, मेरा नाम विनय है, यहाँ पास की ही कंपनी में काम करता हूँ। आप तो वही है ना जो मुझे कल कपड़े की दुकान में मिले थे? तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो? हाँ सुधा माँ, कल हम मिले थे दुकान में। बेटा चलो हमारे साथ, तुमने आज मेरी सुधा पर एहसान किया है, कम से कम मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर अच्छे से शुक्रिया तो कर दूं। इस तरह सुधा और सोनल उसे ऑर्फनेज लेकर जाते हैं, जिसे देखकर विनय थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है, आंटी जी, ये तो अनाथ आश्रम है ना, आपका घर यही है या फिर यहाँ आपको कोई काम है? बेटा यही हम लोगों का घर है, जिनका कोई भी नहीं होता उनके लिए हम ही उनका परिवार होते हैं। तो फिर सोनल भी अनाथ है, फिर वो आपको माँ क्यों कह रही थी? क्योंकि मैंने ही उसे बचपन से पाला है और ये मुझे मेरी सगी बेटी से भी बढ़कर है। बस अब कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो मैं इसकी शादी कर दूं। सुधा की बात को सुनकर विनय उसे बोलता है, आंटी जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपकी बेटी सोनल से शादी करना चाहता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इसे बेहद खुश रखूंगा और मेरी माँ और मेरी बहन भी इसे अपने जैसा प्यार देंगी। मुझे सोनल के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। विनय की बात को सुनकर सुधा का दिल भर आता है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद बिना अपनी माँ की इजाजत लिए वो एक मंदिर में सोनल से शादी कर लेता है। जिसके बाद विनय सोनल को लेकर अपने घर आता है और दरवाजे की डोरबेल बजती है। विनय की बहन आकर दरवाजा खोलती है और अपने भाई को देखते हुए बोलती है, भैया आप आज ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए और ये आपके साथ कौन है? और मुझे ये बताओ, आप दोनों ने एक जैसी मालाएं क्यों पहनी हैं? सच सच बताओ भैया, कहीं आपने शादी तो नहीं कर ली? हाँ बिल्कुल सही समझा तूने मेरी बहन, ये तेरी भाभी है। विनय की बात सुनकर
उसकी बहन मन ही मन में आग बबूला हो जाती है और अपनी माँ चंपा को बुलाती है और उसकी माँ चंपा आकर बोलती है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही थी? ऐसी कौन सी आफत आ गई? मुझसे क्या पूछ रही हैं? दरवाजे पर देखो, भैया ने शादी कर ली है। मेरे लिए भाभी और आपके लिए बहू लाए हैं। चंपा दोनों को देखती है और उसे अपने मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो मन में ही बोलती है। मैंने न जाने कितने सपने देखे थे कि मेरा एक लौता बेटा है जिसकी शादी मैं पैसों वाले घरों में करूंगी और मुझे खूब सारा दहेज मिलेगा, लेकिन इसने तो मेरे सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। इस तरह चंपा उन दोनों को देखने के बाद आरती की थाल लेकर आती है और आरती उतारती है, जिसके बाद अपनी बहू सोनल का वो गृह प्रवेश करवाती है। जिसके बाद विनय बोलता है। थैंक यू मेरी प्यारी माँ। मुझे तो लगा था कि आप सोनल को अपनाएंगी नहीं, लेकिन आप तो मेरी अच्छी माँ है। सॉरी माँ, आपसे बिना इजाजत के शादी कर ली, लेकिन सोनल के मम्मी पापा नहीं हैं और मैं सोनल को पसंद करने लगा था, इसीलिए मैंने शादी कर ली। अब जो होना था हो गया, जाओ तुम दोनों और आराम कर लो। अपनी माँ की बात को सुनकर रूपा को ये बात हजम नहीं होती और वो अपनी माँ से बोलती है। माँ, क्या सच में आप इस शादी से खुश हो? भूल गई आप कि भैया की शादी को लेकर आपके कितने सपने थे? लगता है मेरी बेटी होते हुए भी तू आज तक मुझे समझ नहीं सकी। अब देख आगे आगे मैं क्या करती हूँ। इस तरह चंपा अपनी बेटी को अपनी चाल बताती है और कुछ ही देर बाद रात हो जाती है, जिसके बाद सोनल और विनय अपने कमरे में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं। सुबह होती है। सोनल सबके लिए नाश्ता बनाती है, जिसे खाने के बाद विनय ऑफिस चला जाता है और फिर चंपा और रूपा मिलकर सोनल को अपना असली चेहरा दिखाते हैं और सोनल के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, जिसके कारण सोनल उदास रहने लगती है, लेकिन वो अपने पति को इस बारे में कुछ नहीं बताती। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक दिन सोनल को चक्कर आ जाते हैं, जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाती है। अचानक तभी वहाँ विनय आता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बोलता है। बधाई हो, आपकी वाइफ माँ बनने वाली है। अब से इनका खास ख्याल रखने की जरूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर विनय खुश हो जाता है और इसी खुशी के साथ वो अपनी वाइफ सोनल को लेकर घर आता है, जहाँ रास्ते में उसकी कार एक गाड़ी से टकरा जाती है और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद विनय की मौत हो जाती है और सोनल का एक पैर उसमें कट जाता है। सड़क पर खड़े लोग उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर सोनल और उसके बच्चे को बचा लेते हैं और घर आने के बाद सोनल की सास सोनल से बोलती है। अरे कलमुही, खा गई तू मेरे बेटे को। निकल जा मेरे घर से, इससे पहले तो हमें भी खा जाए। नहीं बाजी, ऐसा मत कहिए। विनय का अंश मेरे अंदर पल रहा है। मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? तू कहीं भी जा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। इस तरह सोनल वहाँ से एक बार फिर अपनी ऑर्फनेज चली जाती है और फिर वहाँ जाकर वो सुधा को सारी बात बताती है, जिसके बाद सुधा उसे वहीं रखती है और कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सोनल सुधा से बोलती है। सुधा माँ, आपको याद है ना कि मुझे कपड़े सिलने का कितना शौक था? बस मैं वही शौक दोबारा से पूरा करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ कपड़े चाहिए ताकि मैं सिलाई शुरू कर सकूं। सोनल की बात सुनकर सुधा उसके लिए कपड़े की दुकान पर जाकर बात करती है, जहाँ के ऑनर सोनल से डील करके उसे कुछ तरह के कपड़े भेजते हैं और सोनल उन कपड़ों से तरह तरह के डिजाइन वाले कपड़े सिलने लगती है और इस तरह वक्त बीतता है। सोनल आधी रात तक उन कपड़ों को सिलती है और सवेरे ही दुकानदार पर वो सिले हुए कपड़े देने जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक दिन दुकानदार की शॉप पर कुछ औरतें आकर बोलती हैं। अरे क्या बात है, आजकल तो आपकी दुकान में एक से एक बढ़कर डिजाइन वाले कपड़े आने लगे हैं। सच कहूँ तो यहाँ के अलावा कहीं और के कपड़े पसंद ही नहीं आते। और इस तरह दुकानदार के कपड़ों की वाहवाही पूरे बाजार में फैलने लगती है, जिसके बाद सब सोनल के बनाए हुए कपड़ों की कीमत उसे बढ़ा कर देने लगते हैं और फिर सोनल देखते ही देखते अपने ऑर्फनेज की सभी लड़कियों को सिलाई सिखाकर अपने पैर ना होते हुए भी उन्हें उनकी सफलता के पैरों पर खड़ा कर देती है। वक्त बीतता है
सोनल देखते ही देखते बेहद सफल होने लगती है और इस तरह जहाँ एक तरफ तो सोनल सफलता की ओर बढ़ने लगती है, तो वहीं उसकी सास और ननद के घर की हालत दिन ब दिन बदतर होने लगी थी। और उनके मोहल्ले के किसी इंसान ने उन्हें बताया कि उनकी बहू सोनल अपनी मेहनत के बल पर कितनी कामयाब हो गई है, जिसके बाद वो दोनों सोनल के पास जाते हैं और बोलते हैं, बहू हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें लगा था कि एक पैर के बिना और हमारे सहारे के बिना तो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन देख तेरे जाने के बाद हमारी हालत बदतर हो गई। सास की बात को सुनकर सोनल की आंखें नम हो जाती है, जिसके बाद वो बोलती है, माँ जी जाने दीजिए ना, जो हुआ जो हो गया उसे सोचकर अपने आप को दुखी क्यों करना है। और बदलाव करना तो जिंदगी का असूल होता है। हम एक साथ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं लंगड़ी हूँ, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि लंगड़ी होने के बावजूद भी मैं सफल तो हूँ। हाँ बहू चल अब अपने घर, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगी तेरे लिए। इस तरह उन तीनों के सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं और सोनल वापस अपने ससुराल में आ जाती है, जिसके कुछ ही दिनों बाद वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। और अपने बेटे के चेहरे को देखकर सोनल पूरी तरह भूल जाती है कि उसके पास एक पैर नहीं है या वो लंगड़ी है। कुछ ही दिनों बाद सोनल अपने सिलाई से जमा किए हुए पैसों से अपने और अपने पति के नाम पर एक टेलर की शॉप खोलती है और फिर से उनकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।